हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल के उस बयान के बारे में जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत बहुत जल्द अपनी खुद की डिजिटल करेंसी लॉन्च करने जा रहा है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई द्वारा बैक्ड होगी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। साथ ही आप मुझे मेरे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं और आप मेरे ब्लॉग्स भी पढ़ सकते हैं। इस पे आप देख सकते हैं कि मैंने डिफरेंट टॉपिक्स पे आर्टिकल पब्लिश करी है और यहाँ पे क्लिक करके आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि मैंने सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। भारत बहुत जल्द अपनी खुद की डिजिटल करेंसी लॉन्च करने जा रहा है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई द्वारा बैक्ड होगी। ये बात यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल ने दोहा कतर में एक राउंड टेबल के दौरान कही। उन्होंने बताया, इंडिया ने अनाउंस किया है कि हम एक ऐसी डिजिटल करेंसी लेकर आएंगे जिससे आरबीआई की गारंटी मिलेगी, बिल्कुल नॉर्मल करेंसी की तरह। गोयल ने समझाया कि यह नया सिस्टम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा जिससे ट्रांजैक्शन फास्टर, सिक्योर और ट्रांसपेरेंट बनेंगे। उन्होंने इसकी तुलना यूएस के स्टेबल कॉइन से की जिन्हें जीनियस एक्ट के तहत लीगल किया गया है। जिन्हें नहीं पता मैं उन्हें बताता चलूं कि जीनियस एक्ट एक नया यूएस लॉ है जो कि स्टेबल कॉइन को लीगल फ्रेमवर्क देता है। इसके बाद यूएस में रेगुलेटेड स्टेबल कॉइन को ऑफिशियली अलाउ किया गया है, यानी अब वो गवर्नमेंट सुपरविजन में ऑपरेट कर सकते हैं। इससे डिजिटल डॉलर और क्रिप्टो पेमेंट्स सिस्टम को लेजिटिमेसी और पब्लिक ट्रस्ट दोनों मिले हैं। गोयल ने कहा कि हम ऐसी क्रिप्टो करेंसीज को इनकरेज नहीं करते जिनके पीछे सोवरेन बैकिंग या असेट बैकिंग नहीं होती, क्योंकि ये ऐसे अनरेगुलेटेड डिजिटल एसेट्स में रिस्क ज़्यादा होता है। उन्होंने ये भी बताया कि प्राइवेटली इशूड क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन के पीछे किसी ऑफिशियल गारंटी की वैल्यू नहीं होती। गोयल ने कहा कि ये आरबीआई बैक्ड डिजिटल करेंसी इलीगल ट्रांजैक्शन को रोकने में मदद करेगी, क्योंकि हर डिजिटल ट्रांजैक्शन को सिस्टम के जरिए वेरीफाई किया जा सकेगा। हालांकि इसकी झलक कुछ दिन पहले ही मिल गई थी जब पॉलीगॉन के को फाउंडर संदीप नेलवाल ने कहा था कि इंडिया अगले 3 महीनों के अंदर अपना आईएनआर बेस्ड स्टेबल कॉइन लॉन्च करने जा रहा है। इसके अलावा टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में बताया गया कि फॉर्मर आरबीआई एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जी पद्मानाभन ने कहा कि सरकार को जल्द ही स्टेबल कॉइन पर अपना क्लियर स्टैंड लाना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि क्रिप्टो जैसी रेगुलेटरी कन्फ्यूजन को अधर में नहीं छोड़ना चाहिए। और रिसेंटली हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने 3 अक्टूबर 2025 को दिल्ली के कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव में कहा कि दुनिया के देशों को चाहे पसंद हो या ना हो, उन्हें स्टेबल कॉइन के साथ इंगेज करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये इनोवेशन पैसे और कैपिटल फ्लोज को बदल रहा है। जुलाई 2025 में क्रिप्टो फ्रेंडली जीनियस एक्ट के पास होते ही स्टेबल कॉइन इंडस्ट्री में एक क्रांति सी आ गई है और स्टेबल कॉइन मार्केट कैप पहली बार $300 बिलियन के ऊपर पहुंच गया है और टॉप प्लेयर्स भी तेजी से एक्सपेंड कर रहे हैं। स्टेबल कॉइन मार्केट की किंग यूएसडीटी, जो कि टेथर के द्वारा जारी की जाती है, अब $500 बिलियन के वैल्यूएशन की ओर बढ़ रहा है। सोचिए, यह वैल्यूएशन इसे चैट जीपीटी की ओपनएआई और एलन मस्क की स्पेसएक्स के बराबर खड़ा कर देता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस फंडिंग राउंड में सॉफ्ट बैंक और आर्क इन्वेस्ट जैसे बड़े नाम शामिल हैं। अगर हम इसकी ताकत का अंदाज़ा आप ऐसे लगा सकते हैं कि अगर ये एक कंट्री होता तो यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स होल्ड करने के मामले में सऊदी अरबिया के बाद दुनिया का 19वां सबसे बड़ा देश होता। यानी स्टेबल कॉइन अब सिर्फ डिजिटल एसेट नहीं बल्कि ये पूरी ग्लोबल इकोनॉमी में एक नई ताकत बनकर उभर रहे हैं। जुलाई 2025 में क्रिप्टो फ्रेंडली जीनियस एक्ट के पास होते ही स्टेबल कॉइन इंडस्ट्री में एक वेल नोन वॉलेट मेटामास्क ने अपना स्टेबल कॉइन MUSD लॉन्च कर दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ हाइपर लिक्विड ने अपना स्टेबल कॉइन USDH हाइपर EVM पर भी लॉन्च कर दिया है। इसके अलावा क्लाउडफ्लेयर जानी मानी कंपनी ने नेट डॉलर करके अपना स्टेबल कॉइन बना रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ टेथर, जो कि यूएस बेस्ड, अपना स्टेबल कॉइन USDT लाने की तैयारी में है। वहीं इस रेस में बैंक भी पीछे नहीं है और बैंक ऑफ अमेरिका अपना खुद का स्टेबल कॉइन और ब्लॉकचेन पे काम कर रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ फिनटेक फर्म स्ट्राइप अपना खुद का पेमेंट बेस्ड स्टेबल कॉइन ब्लॉकचेन टेम्पो पर काम कर रहा है। और साथ ही USDC, जो कि सर्कल द्वारा जारी की जाती है और अभी मार्केट कैप के हिसाब से दूसरी बड़ी स्टेबल कॉइन है, वो खुद का आर्क ब्लॉकचेन बना रही है ताकि बड़े जो इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स हैं उनको टैप किया जा सके। इसके अलावा सिटी बैंक ने अपना स्टेबल कॉइन आउटलुक 2030 अपडेट किया है और उन्होंने बताया है कि ये इंडस्ट्री, स्टेबल कॉइन की जो इंडस्ट्री है, 2030 तक $1.9 ट्रिलियन की हो जाएगी और बुल केस में ये इंडस्ट्री $4 ट्रिलियन की भी हो सकती है। आखिर हमें आईएनआर बैक्ड स्टेबल कॉइन की ज़रूरत क्यों है, इस बात को बताते हुए बेस के क्रिएटर जेसी पॉलक ने बताया कि आज क्रिप्टो इकोसिस्टम को सिर्फ USD बैक्ड स्टेबल कॉइन की ज़रूरत नहीं बल्कि नॉन USD स्टेबल कॉइन की भी ज़रूरत है।
टोकन 2049 सिंगापुर में बोलते हुए पॉलक ने बताया कि आज क्रिप्टो इकोनॉमी का 99% जो हिस्सा है डॉलर बेस्ड स्टेबल कॉइन पर टिका हुआ है, लेकिन दुनिया की इकोनॉमीज में यूरो, जापानीज येन और नाइजीरियन नायरा जैसी कई बड़ी करेंसीज भी हैं जो कि फिलहाल ऑन चेन दुनिया में मिसिंग हैं। उनका कहना है कि अगर लोकल करेंसीज पेग्ड स्टेबल कॉइन आए तो लोग अपनी डेली पेमेंट्स, बोरोइंग, लेंडिंग जैसी कई चीज़ें उसी करेंसी में कर पाएंगे जो वो रोज़ इस्तेमाल करते हैं। इससे क्रिप्टो को मीनिंगफुल लोकल यूटिलिटी मिलेगी। इसके अलावा आईएनआर बैक्ड स्टेबल कॉइन को अपनाने से हमें इसके कई बेनिफिट देखने को मिल सकते हैं, जिसमें कि सबसे पहला है इससे ट्रांजैक्शन दिन रात किसी भी समय ब्लॉकचेन पर तुरंत सेटल हो सकता है। आईएनआर स्टेबल कॉइन किसी स्पेकुलेशन के लिए नहीं बल्कि एक पेमेंट यूटिलिटी के तौर पर इस्तेमाल होगा। डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन, रेमिटेंस और ट्रेड में सिंपल और फास्ट तौर पर इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। दोस्तों, आपको पता है कि साल 2024 में इंडिया ने करीब $129 बिलियन का रेमिटेंस प्राप्त किया था। सोचिए, अगर हम आईएनआर बेस्ड स्टेबल कॉइन या डिजिटल रुपीज़ को अपनाते हैं तो इन ट्रांजैक्शन पर लगने वाले चार्जेस और फीस को कितना कम किया जा सकता है। अभी एवरेज रेमिटेंस फीस लगभग 3 से 5% तक जाती है, लेकिन स्टेबल कॉइन से ये कॉस्ट घटकर सिर्फ 0.5% से 1% तक आ सकती है। इसका मतलब है कि इंडिया सालाना $2.5 बिलियन से $5.5 बिलियन तक की भारी भरकम रकम बचत कर सकता है। यानी स्टेबल कॉइन सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि ये हमारे रेमिटेंस सिस्टम को सस्ता, तेज और एफिशिएंट बना सकते हैं। डिजिटल रुपीज स्टेबल कॉइन इंडिया के रुपीज़ को इंटरनेशनल ट्रेड पर और ग्लोबल इसके जो एडोप्शन है उसमें मदद कर सकता है और साथ ही फाइनेंशियल इंक्लूजन को बूस्ट कर सकता है। इंडिया का टारगेट है कि 2047 तक विश्व गुरु बने, यानी इनोवेशन, इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी में दुनिया का गाइड करने वाला देश। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम सच में उस दिशा में बढ़ रहे हैं, क्योंकि डिजिटल रिवॉल्यूशन और फाइनेंशियल इनोवेशन की इस दौड़ में हम पीछे छूटते दिख रहे हैं। ना हम एल सल्वाडोर की तरह बिटकॉइन बाय कर रहे हैं और न ही माइनिंग, और न ही अपनी कंपनीज को क्रिप्टो या बिटकॉइन ट्रेजरी बनाने की फ्रीडम दे रहे हैं। आज अगर टॉप 10 बिटकॉइन ट्रेजरीज में 9 कंपनियां अगर हम देखें तो अमेरिकी हैं और एक जापान से, और इंडिया का नाम तो टॉप 100 में है भी नहीं। इसके अलावा ग्लोबल अगर हम एक स्ट्रेटजी जो कि माइक्रो स्ट्रेटजी जो कि माइकल सेलर की कंपनी है उसकी अगर हम देखें तो यहाँ पे उनका बिटकॉइन जो पोर्टफोलियो है $77.60 बिलियन की है। उसके अलावा अगर हम ETF की बात करें तो वर्ल्ड की सबसे बड़ी एसेट मैनेजर ब्लैक रॉक का बिटकॉइन ETF अब करीब $100 बिलियन के एसेट अंडर मैनेजमेंट के करीब पहुंच चुका है और सिर्फ 2 साल के लॉन्च के अंदर ही इन्होंने $260 मिलियन का रेवेन्यू कमा चुके हैं। ना हमारे पास इस तरीके से बिटकॉइन को स्ट्रेटजिक बिटकॉइन रिजर्व बनाने की कोई नीति है, ना ही हमने किसी कंपनी को इस तरीके की फ्री छूट दे रखी है कि वो बिटकॉइन अक्यूमुलेट करे, ना ही हमारे यहाँ बिटकॉइन ETF लाया गया है और ना ही हम बिटकॉइन ट्रेजरी कंपनीज में इस लिस्ट में हैं। एकमात्र कंपनी जेटकिंग है जिससे कि अभी BSE ने उस पर भी रोक लगा दिया है। और दूसरी तरफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 2017 से बिटकॉइन के खिलाफ वार्निंग दे रहा है। तब बिटकॉइन सिर्फ $1100 पर था और आज $1,25,000 तक पहुंच गया है और ये एक $2.41 ट्रिलियन की बड़ी ग्लोबल इंडस्ट्री बन चुकी है। आप यहाँ पे लिस्ट में देख सकते हैं कि ये गोल्ड, एनवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल और गूगल और सिल्वर के बाद बिटकॉइन सबसे बड़ी एक असेट बन के निकली है, जो जल्द ही अगर आप देखें तो आने वाले समय में ये जो ट्रेडिशनल जायंट्स हैं उनको भी पीछे छोड़ सकती है। अब वक्त है कि हमारे लॉ मेकर्स इस पर गंभीरता से सोचें, क्या सारी दुनिया गलत है या फिर हम पीछे रह गए हैं। इट्स नॉट टू लेट, लेकिन बहुत देर तक इंतजार करना खतरनाक होगा। जिस तरह इंडियन गवर्नमेंट अब आईएनआर बैक्ड स्टेबल कॉइन लाने की तैयारी में है, उसी तरह अब समय आ गया है कि बिटकॉइन को लेकर भी एक क्लियर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लाया जाए, क्योंकि आज बिटकॉइन को नज़रअंदाज करना नामुमकिन हो गया है। अब ये कम्प्लीटली इनएविटेबल बन चुका है। आज हालत ये है कि बिटकॉइन को कॉर्पोरेट बैलेंस शीट, ETF और स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व के तौर पर अपनाया जा रहा है। ऐसे में इंडिया ग्लोबल मार्केट से खुद को अलग रखता है तो ये हमारी फाइनेंशियल इनोवेशन को पीछे धकेल देगा। आज बहुत ज़रूरी है कि हम जेटकिंग जैसे कंपनी को सपोर्ट करें। और अभी हाल ही में ड्यूश बैंक ने अपनी जो एक रिपोर्ट जारी करी है उसमें उन्होंने बताया है कि 2030 तक बिटकॉइन और गोल्ड दोनों सेंट्रल बैंक बैलेंस शीट पर दिख सकते हैं। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि अब बिटकॉइन की जो सबसे बड़ी डर थी वोलेटिलिटी, वो धीरे धीरे घट रही है और साथ ही बिटकॉइन को लेकर जो स्केप्टिसिज्म थी वो भी घट रही है। और साथ ही US में जिस तरीके से बिटकॉइन का एडोप्शन बढ़ रहा है, इससे ग्लोबल कॉन्फिडेंस को काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। इसलिए अभी हमें बिटकॉइन को लेकर भी लीगल फ्रेमवर्क जल्द से जल्द बनाना चाहिए और इससे हमारे कंट्री को काफ़ी बेनिफिट मिल सकता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।